हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट विजर्ड्स बुक के एक और लेजेंड ट्रेडर की, जिनका नाम है रिचर्ड डेनिस, जिनकी जर्नी सच में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। रिचर्ड डेनिस ने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत एक छोटे से निवेश से की थी, और कमाल की बात यह थी कि उन्होंने एक छोटे से एक्सचेंज से शुरुआत करके करोड़ों की कमाई की। तो चलिए शुरू करते हैं रिचर्ड डेनिस की शानदार जर्नी। रिचर्ड डेनिस का कमोडिटी ट्रेडिंग का करियर बहुत ही दिलचस्प है। 1960s के आखिरी सालों में उन्हें ट्रेडिंग में इंटरेस्ट तब आया जब वे एक्सचेंज फ्लोर पर रनर के तौर पर काम कर रहे थे और बस मिनिमम वेज ले रहे थे। 1970 की समर में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे खुद ट्रेडिंग करेंगे। उन्होंने अपने परिवार से $1600 उधार लिए और मिड अमेरिका एक्सचेंज की एक सीट खरीदी। मिड अमेरिका एक्सचेंज, जिसे लोग माइनर लीग एक्सचेंज कहते हैं, बड़े एक्सचेंज की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार करता है, लेकिन छोटे वर्जन में। छोटे इन्वेस्टर्स और नए ट्रेडर्स अक्सर यहीं आते हैं क्योंकि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लिए बहुत रिस्की होते हैं। कम पैसे वाले डेनिस के लिए ये परफेक्ट था। सीट की कीमत $1200 थी और उनके पास ट्रेडिंग के लिए सिर्फ $400 बचे, और फिर भी उन्होंने उस छोटे पैसे को धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग $200 मिलियन तक पहुंचा दिया। उनके पिता ने इसे आसान शब्दों में कहा, बस इतना कह सकते हैं कि रिची ने उन $400 को बहुत बढ़ा दिया। हालांकि डेनिस बहुत सक्सेसफुल रहे, उन्हें कुछ बड़े शॉक्स भी मिले। 1987 के एंड से 1988 की शुरुआत तक उनके कई फंड्स में भारी लॉस हुआ। कुछ फंड्स 50% लॉस तक पहुंच गए, और डेनिस के पर्सनल अकाउंट में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने इन्वेस्टर्स को लिखा कि उनके पर्सनल अकाउंट में हुए लॉस से उनके फंड्स का लॉस भी लगभग वही था। डेनिस की सबसे खास बात यह है कि वे टफ टाइम्स में भी बहुत काम रहते हैं। उन्हें पता है कि बड़े लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। ऐसे समय में भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाता, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर टिके रहेंगे तो सिचुएशन सुधर जाएगी। इंटरव्यू के दौरान उनका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने अभी अभी थोड़ी दौलत कमाई है, खोई नहीं। डेनिस आम बिलियनर की तरह दिखते या खर्च नहीं करते। उनकी लाइफ बहुत सिंपल है। एकमात्र बड़ा खर्च उनका पॉलिटिक्स और फिलैंथ्रफी में है। वे रूजवेल्ट सेंटर फॉर अमेरिकन पॉलिसी स्टडीज के फाउंडर हैं, जो एक लिबरल थिंक टैंक है और अमीर लोगों पर हाई टैक्सेस का सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिक्स में उनका विनिंग रिकॉर्ड ट्रेडिंग जितना अच्छा नहीं रहा, जैसे कि 1988 में वे बैबिट कैंपेन के को चेयरमैन थे। मेरे प्रोजेक्ट यानी मार्केट विजर्ड्स बुक के लिए डेनिस का इंटरव्यू लेना जरूरी था। वे टाइम के बड़े ट्रेडिंग लेजेंड्स में से एक हैं। उनकी असिस्टेंट से बात हुई। उन्होंने कहा कि डेनिस सिर्फ 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं। मैंने कहा कि 1 घंटा काफी कम है, लेकिन वे टाइम फिक्स करने पर अड़े रहे। मैं तय टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचा और उनके बड़े लेकिन सिंपल ऑफिस में बैठ गया। डेनिस समय पर आए, हाथ मिलाया और डेस्क पर बैठ गए। उन्होंने पहले ही माफी मांगी कि शायद कभी कभी वे स्क्रीन की तरफ देख लें, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग ऑर्डर्स डालने पड़ सकते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। शुरुआत में थोड़ी ऑकवर्डनेस थी दोनों तरफ से। मेरे लिए टाइम कम था, उनके लिए शायद उनकी हैबिट। लेकिन 5-10 मिनट में माहौल आरामदायक हो गया और कॉन्वर्सेशन स्मूथली चलने लगी। इंटरव्यू के लगभग 45 मिनट्स तक बातचीत इतनी अच्छी चल रही थी कि मुझे लगने लगा शायद डेनिस तय 1 घंटे से आगे भी बात करेंगे। लेकिन जैसे ही घंटा खत्म होने में 10 मिनट बचे, डेनिस ने कहा कि मेरे पास अब बस 10 मिनट और हैं। अगर कोई ज़रूरी बात बाकी है तो उसी पर चले। मैं जल्दी से अपने नोट्स देख रहा था और सोच रहा था कि कौन से सवाल अभी भी बाकी हैं, और ठीक 1 घंटे बाद उन्होंने कहा, बस इतना ही समय था, धन्यवाद। कुछ सवाल पॉलिटिकल पहलुओं से जुड़े थे, जैसे सोयाबीन मार्केट में मैनिपुलेशन पर सेनेट हियरिंग, उनका रूजवेल्ट इंस्टीट्यूट और कुछ पॉलिटिकल फिगर्स जिनसे वे जुड़े थे। ये सवाल इंटरेस्टिंग थे, लेकिन किताब के मेन पर्पस से सीधे जुड़े नहीं थे। इसीलिए मैंने पहले ट्रेडिंग से जुड़े सवालों पर फोकस किया। इंटरव्यू खत्म होते समय मैंने मजाक में कहा कि पॉलिटिकल सवालों तक पहुंच ही नहीं पाया। डेनिस मुस्कुराए और बोले, वो वैसे भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लगते, और फिर ऑफिस से निकल गए। दोस्तों, रिचर्ड डेनिस की ट्रेडिंग की शुरुआत भी दिलचस्प थी। हाई स्कूल के बाद उन्हें फ्लोर पर रनर की नौकरी मिली। वहां उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी की। सच कहूं तो उस समय उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। हफ्ते के $40 कमाते और ट्रेडिंग में उतने ही डॉलर गंवाते। लेकिन फायदा ये हुआ कि सीखने की कॉस्ट बहुत कम थी। वे बताते हैं कि 21 से पहले वे अपने पिता को इशारों से ट्रेडिंग सिखाते थे। उनके पिता के पास मेंबरशिप थी, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग ज्यादा समझ नहीं थी। बस इसलिए साथ थे क्योंकि रिचर्ड नाबालिग था। जब वे 21 का हुआ, उनके पिता ने कहा, अब ये तुम्हारा है। शुरुआत में कई बार लॉस हुआ, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं था क्योंकि अमाउंट छोटी थी। उन्होंने इस एक्सपीरियंस को बेहद वैल्यूएबल बताया। उनका कहना है कि नए ट्रेडर्स को शुरुआत में उतना ही बैड ट्रेडर होना चाहिए जितना वे हो सकते हैं, क्योंकि उस समय कॉस्ट कम होती है और मिस्टेक्स का डर कम।
उन्होंने देखा कि कई लोग शुरुआती सक्सेस के इफेक्ट में इम्प्रिंट हो जाते हैं और हमेशा उसी माइंडसेट में फंस जाते हैं। यही मिस्टेक बाद में उनकी ट्रेडिंग को बिगाड़ सकती है। 1973 के सोयाबीन बुल मार्केट का अनुभव भी कई लोगों को प्रभावित कर गया, भले ही उन्होंने खुद ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया। मिड अमेरिका एक्सचेंज पर छोटी पूंजी के साथ ट्रेडिंग शुरू करने पर डेनिस कहते हैं कि उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा यह था कि मिस्टेक्स करने की स्पेस थी और यही सीखने का तरीका था। अधिकतर ट्रेडर्स अपने पहले साल में सफल नहीं होते, लेकिन रिचर्ड डेनिस ने कुछ अलग किया। उन्होंने कुछ चीजें इतनी सही तरीके से की कि कम अमाउंट होने के बावजूद वे डूबे नहीं। 1970 में बड़े कॉर्न ब्लाइट यानी मकई की बीमारी से पहले वे सही पोजीशंस में पहुंच गए। डेनिस खुद कहते हैं कि यह किस्मत से ज्यादा दूरदर्शिता थी। उनके पास उस समय मार्केट के जो नियम और तरीके थे वे अभी कच्चे थे, लेकिन जो उन्होंने सीखा वो सही साबित हुआ, जैसे कि हमेशा ट्रेंड के साथ चलना। एक शुक्रवार को कमोडिटीज के सभी मार्केट साल के हाईएस्ट लेवल्स पर क्लोज हुए। डेनिस को पता था कि मजबूत ट्रेंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने क्लोजिंग पर सिर्फ कुछ मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, मकई, गेहूं और सोयाबीन में। अगले सोमवार कॉर्न ब्लाइट की खबर के कारण ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिट अप पर खुले। अगर ऐसा ना होता तो उन्हें बड़ा झटका लगता और उनके $400 की शुरुआती पूंजी को $2000 तक पहुंचाने में शायद ज्यादा समय लगता। लेकिन उन्होंने तीर चलाकर फैसला नहीं लिया था। उन्होंने वही किया जो लॉन्ग टर्म में सही था, ट्रेंड के साथ चले। डेनिस का मानना था कि अगर मार्केट किसी दिन हाई पर क्लोज हो तो शुक्रवार को शॉर्ट पोजीशन ना लें, और अगर मार्केट लो पर क्लोज हो तो लॉन्ग पोजीशन ना लें। यह पैटर्न उनके लिए हमेशा काम आया। 1970 की समर में उन्होंने ग्रेजुएट स्कूल के लिए नाम भी लिखा था। उसी समय उन्होंने पहली बार पिट में ट्रेडिंग की। शुरू में उनका इरादा सिर्फ समर तक ही ट्रेडिंग करना था, लेकिन 3 महीनों में $3000 का प्रॉफिट उनके लिए बड़ा अनुभव बन गया। न्यू ऑर्लियंस में ट्यूलेन यूनिवर्सिटी में रहकर भी वे कॉइन से फोन करके शिकागो में ट्रेड करते रहे। जब सारे कॉइन्स खत्म हो गए और उनके पास सिर्फ गंदे कपड़े बचे तो उनके पास शिकागो लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने फुल टाइम कमोडिटी ट्रेडर बनने का डिसीजन लिया, लेकिन शुरुआती समय आसान नहीं था। पहले साल ही उन्होंने एक दिन बहुत खराब ट्रेड किया और लगभग $1000 खो दिए, जो उनकी टोटल पूंजी का 1/3 था। 3 बार लगातार गलत ट्रेड करने के बाद उन्होंने सीखा कि लॉस होने पर तुरंत डबल करने या जल्दी रिएक्शन देने की बजाय थोड़ा समय लें, अपने दिमाग को काम करें, घर जाएं, नींद लें और फिर अगला स्टेप सोच समझकर उठाएं। डेनिस बताते हैं कि ये उनका सबसे वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था। उन्होंने सीखा कि लॉस की भरपाई के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब चीजें ठीक ना चल रही हो तो जोर ना डालें, दबाव ना बनाएं, सही मौके के लिए कैपिटल बचा कर रखें। अगर आप हर खराब ट्रेड में अपना पैसा खो देंगे तो जब बड़ा मौका आएगा आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। 1970 का सोयाबीन मार्केट उनके लिए पहला बड़ा मार्केट था। यहां उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया कि अगले साल शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड्स में जा सके। लेकिन उन्होंने सिर्फ लॉन्ग पोजीशन से पैसा नहीं कमाया, वे मूल रूप से पिट ट्रेडर थे जो बार बार इनसाइड आउटसाइड ट्रेड्स करते थे। उस समय मार्केट बेहतरीन था और ऑर्डर फ्लो बहुत अच्छा था। पिट में ट्रेडिंग करने का वो समय उनके लिए शानदार एक्सपीरियंस था। रिचर्ड डेनिस की सफलता सिर्फ ट्रेंड पकड़ने तक सीमित नहीं थी। असल में मामला मार्केट में स्कैल्प करने यानी छोटे छोटे मौके पकड़कर प्रॉफिट कमाने का था। बहुत लोग सिर्फ प्रॉफिट लेने के चक्कर में गलत ट्रेड्स कर देते थे। चाहे मार्केट लिमिट अप पर हो या लगभग तय हो कि अगले दिन भी ऊपर जाएगा, लोग जल्दी बाहर निकल जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका प्रॉफिट जेब में छेद जला रहा है। और यही वो समय था जब डेनिस अंदर जाते, जब बाकी लोग बाहर निकल रहे होते। शायद ये आसान लगता हो, लेकिन डेनिस इसे रिस्क के साथ करते थे। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ चलने की माइंडसेट है तो मार्केट खुद आपको एज देता है। कुछ मार्केट्स लगातार 10 दिन तक लिमिट अप रह सकते थे, जबकि ज्यादातर लोग सोचते थे कि 4-5 दिन लगातार लिमिट अप भी असंभव है। ऐसे में कभी कभी लिमिट डाउन भी खुल सकता था। इसे पहचानना सिर्फ पॉसिबिलिटीज का खेल था। जब आप लिमिट बिड पर लॉन्ग जाते तो आपको पता था कि अवसर आपके पक्ष में है। हर साल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। अक्सर खराब सालों की वजह सिर्फ एक मार्केट नहीं होता, बल्कि कई मार्केट साइडवेज चलते हैं और फेक ब्रेकआउट्स देते हैं। 1978 ऐसा साल था। डेनिस उस समय फ्लोर ट्रेडर से ऑफ द फ्लोर ट्रेडर बनने की प्रक्रिया में थे और उन्हें पता ही नहीं था कि दोनों में कितना फर्क है। इस बदलाव ने उन्हें लॉन्ग टर्म पोजीशन ट्रेडर बनाया। पिट में अगर सोयाबीन 3 सेंट टूटने वाला लगता तो बेच देते और अगर नहीं टूटता तो तुरंत बाहर आ जाते। लेकिन डेस्क ट्रेडिंग में ऐसा करना उतना आसान नहीं था। स्क्रीन पर प्राइसेस देखकर फैसले पिट एक्सपीरियंस जितने अच्छे नहीं होते। पिट में कुछ सिग्नल्स होते थे जिन्हें आप सबकॉन्शियस तरीके से सीख जाते हैं, जैसे कि ये 3 लोग मार्केट के मोड़ पर कभी सही नहीं होते।
और अगर ये तीनों एक साथ कुछ करते तो दिमाग में लाइट जल जाती। डेस्क ट्रेडिंग ने इस तरह की सटल जानकारी खो दी, लेकिन नए अपॉर्चुनिटीज भी आए, करेंसी, इंटरेस्ट रेट और गोल्ड के फ्यूचर मार्केट्स में। डेनिस ने 1984 में पहला ट्रेडर ट्रेनी प्रोग्राम शुरू किया। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट था। उनका मानना था कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्किल्स को रूल्स में बदलकर किसी को ट्रेन किया जा सकता है। उन्होंने ट्रेनीज को प्रोबेबिलिटीज, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग की बेसिक चीजें सिखाईं। नतीजा चौंकाने वाला था। ये सोचने से भी बेहतर निकला कि रूल्स और ट्रेनिंग के जरिए नए ट्रेडर्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। डेनिस की सोच क्लियर थी। ट्रेडिंग सिर्फ लक या इंट्यूशन नहीं है, इसे समझकर, सीखकर और रूल्स के अनुसार काम करके भी बड़ी सक्सेस हासिल की जा सकती है। रिचर्ड डेनिस ने ट्रेडर ट्रेनी प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि कोई भी स्मार्ट इंसान लेकर उसे तुरंत सक्सेसफुल ट्रेडर बना सके। उन्होंने 1000 एप्लीकेशंस में से सिर्फ 40 को इंटरव्यू के लिए चुना और फिर उनमें से 10 को असली ट्रेनिंग के लिए लिया। वे किसी खास क्वालिटी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन इतना ज़रूर था कि टैलेंट, सही माइंडसेट और सीखने की एबिलिटी सबसे ज़रूरी थी। इंटेलिजेंस मदद करती थी, लेकिन अकेली काफ़ी नहीं थी। शुरुआत में डेनिस को अपने ट्रेडिंग सीक्रेट्स शेयर करने में झिझक थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि असली कुंजी स्ट्रैटेजीज में नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में है। कोई भी रूल्स की लिस्ट बना सकता है, लेकिन असली चैलेंज ये है कि उन रूल्स पर टिके रहना जब मार्केट आपके खिलाफ हो। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन छोटी थी। पहले साल में यह सिर्फ 2 हफ्ते का था। ट्रेनीज को ट्रेडिंग के लिए 1 महीने दिया गया और हर ट्रेड का लॉग रखने को कहा गया, ताकि ये देखा जा सके कि वे वही कर रहे हैं जो सिखाया गया था। अगले साल कोर्स केवल 1 हफ्ते का रह गया, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ट्रेनिंग और इफेक्टिव हो गया। कुल 23 ट्रेनीज थे। 3 को हटा दिया गया जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बाकी 20 ने एवरेज लगभग 100% एनुअल प्रॉफिट कमाया। शुरुआती अमाउंट लगभग $1 लाख थी और जैसे जैसे उन्होंने पैसा कमाया, कैपिटल बढ़ती गई, औसतन लगभग $2 मिलियन प्रति व्यक्ति। डेनिस ने इस ग्रुप के ट्रेडर्स को टर्टल्स कहा। नाम की कहानी भी दिलचस्प है। एक दूर की यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि सिंगापुर में एक फार्म में बड़े टैंक्स में हजारों कछुए रेंग रहे थे। उन्होंने यही कल्पना की, ट्रेडर्स को वैसे ही ग्रो किया जाएगा। डेनिस का मानना था कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में लक की भूमिका लगभग शून्य है। किसी एक ट्रेड में शायद लक का असर दिखे, लेकिन लंबी अवधि में ये स्टैटिस्टिक्स और स्ट्रैटेजी का खेल है। अगर आप लगातार सही डिसीजंस लेने की संभावना 53% रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस लगभग सुनिश्चित है। इसलिए किसी 1 साल या उससे कम की अवधि देखकर किसी ट्रेडर की एबिलिटी का आंकलन करना बेकार है। उनका ये एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि सही ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और माइंडसेट के साथ नए ट्रेडर्स भी बड़े स्तर पर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रिचर्ड डेनिस ने ट्रेडिंग में हमेशा दोनों तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग और सिस्टम ट्रेडिंग। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं सोचते कि उनके सक्सेसफुल ट्रेड्स क्यों सक्सेसफुल हुए। वे बस रिजल्ट देखते हैं, लेकिन प्रोसेस और पैटर्न्स पर ध्यान नहीं देते। डेनिस ने हमेशा ट्रेडिंग को एनालिटिकल नज़रिए से देखा। उन्हें फ़ायदा था कि उन्होंने पहले ट्रेडिंग का अनुभव लिया था, इसलिए उनका रिसर्च असली दुनिया में भी काम करता था। उन्होंने महसूस किया कि बिना असली एक्सपीरियंस के रिसर्चर्स सिर्फ कागज़ पर अच्छे सिस्टम्स बना सकते हैं, लेकिन असली मार्केट में वही सिस्टम लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उनके अनुसार असली दुनिया में ट्रेडिंग करना और नोट्स रखना बेहद ज़रूरी है। जो भी उन्होंने किया, वे लिखते और सोचते कि क्या सही था और क्या गलत। ये उन्हें लगातार सीखने और अपने डिसीजंस में सुधार करने में मदद करता था। डेनिस का मानना था कि ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस तेज होता है, इसलिए कई ट्रेडर्स दिन के अंत में इसे भूल जाते हैं। लेकिन जब चीज़ें सही नहीं चलती, तब आपको अपने डिसीजंस और स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना चाहिए। यही वो समय होते हैं जब सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है। अगर कभी आपकी इमोशंस आपको कुछ करने के लिए कहती हैं और आपका सिस्टम पूरी तरह इससे अग्री नहीं करता है, तो डेनिस का तरीका था कुछ भी तुरंत ना करना, पहले उस कॉन्फ्लिक्ट को समझना और फिर डिसीजन लेना। उनके ज़्यादातर सिस्टम्स ट्रेंड ओरिएंटेड थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे मार्केट के मोड़ों पर हमेशा सही डायरेक्शन में होंगे। फिर भी डेनिस अपने एक्सपीरियंस और इंट्यूशन से मार्केट के सिग्नल्स पढ़ते थे और डिसीजंस लेते थे। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग यानी मौजूदा ट्रेंड के खिलाफ निवेश करना उन्होंने भी किया, लेकिन ये आमतौर पर प्रॉफिटेबल नहीं होता।
हालांकि कभी-कभी ऐसे ट्रेड्स बड़े प्रॉफिट्स भी दे सकते हैं। जैसे 1974 में शुगर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन लेकर उन्होंने बड़ा प्रॉफिट कमाया। लेकिन आमतौर पर रूल्स के बाहर के ट्रेड्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते। डेनिस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमेशा यही रही, एनालिसिस, डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस का बैलेंस। सिस्टम और इंट्यूशन दोनों का सही मिक्सचर बनाना ही उन्हें एक महान ट्रेडर बनाता है। शुगर मार्केट का ट्रेड रिचर्ड डेनिस के अनुभव में एक बेहतरीन उदाहरण है। जब मार्केट ने पहले बहुत तेजी देखी थी, तब 60 सेंट्स पर शॉर्ट पोजीशन लेना बड़ा हिम्मत का काम था। लेकिन ध्यान रहे, इसका उल्टा पक्ष भी है। जब शुगर असली बेयर मार्केट में जा चुकी थी और कीमत सिर्फ 5 सेंट्स पर थी, तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम शॉर्ट ही दिखाता। ऐसे समय में अगर मार्केट फंडामेंटल चेंजेस से गुजर रहा हो और कीमत केवल कॉस्ट से थोड़ी ही ऊपर हो, तो डेनिस ने अनुभव किया कि ऐसे ट्रेड्स में अक्सर पैसा खोना आसान होता है। उन्होंने 60 सेंट्स पर शॉर्ट करके बड़ा प्रॉफिट कमाया, लेकिन 6 सेंट्स पर लॉन्ग होकर उससे कहीं ज्यादा लॉस उठाया। ऐसी कंडीशन में जब आप सोचते हैं कि नीचे जाने की गुंजाइश सीमित है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हार मान लें, क्योंकि असली दुनिया में मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये 2 सेंट्स तक भी जा सकता है या 1 सेंट तक। एक और चुनौती थी, बेयर मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर प्रीमियम पर ट्रेड होते हैं। यानी अगर आप मई में फ्यूचर्स लेते हैं और अक्टूबर तक पकड़ते हैं, तो आप हर महीने 1 सेंट का लॉस भुगत सकते हैं। इसलिए ऐसे ट्रेड्स में पेशेंस और सही समय पर बाहर निकलना बेहद जरूरी है। डेनिस का एक्सपीरियंस बताता है कि ये धारणा कि मार्केट का एक पक्ष हमेशा दूसरे की तुलना में बेहतर काम करेगा, एक भ्रम है। 1973 में बहुत लोग सोयाबीन को $4 पर शॉर्ट गए थे, सोचकर कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन सोयाबीन ना केवल ऊपर गई, बल्कि 4-5 महीनों में $12.97 के हाई तक पहुंच गई। उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद रखें, एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए तैयार रहें। इतिहास केवल संकेत दे सकता है, लेकिन यह तय नहीं करता कि आगे मार्केट कितना बढ़ेगा या गिरेगा। डेनिस के ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का मकसद यही था, मार्केट में उसी समय बने रहना जब तक सिग्नल बदल ना जाए। अगर सिर्फ पास्ट डेटा पर भरोसा किया जाए, तो आप बड़े मूव्स से चूक सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि स्ट्रक्चर बताती है कि ट्रेंड कब स्ट्रांग है और कब रुक सकता है, लेकिन ये नहीं बताती कि लिमिट सिर्फ इतनी ही है। बड़े ट्रेडर बनने के दौरान ऑर्डर का साइज भी चैलेंज बन सकता है। हर बड़े फंड में सक्सेसफुल होना आसान नहीं। डेनिस मानते हैं कि वर्तमान में उनका कस्टमर फंड लगभग $120 मिलियन है। कहानी साफ है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिर्फ सिस्टम या इंट्यूशन का खेल नहीं है, बल्कि पेशेंस, एक्सपीरियंस और अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहने का खेल है। रिचर्ड डेनिस का एक्सपीरियंस बताता है कि बड़ी अमाउंट संभालना सिर्फ सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज से नहीं होता, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग ओपिनियन से भी। अगर सारे ऑर्डर्स एक ही जगह जाते, तो इतनी बड़ी अमाउंट मैनेज करना मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई और कई ट्रेडर्स को शामिल किया। इसी वजह से वे कई $100 मिलियन तक सुरक्षित तरीके से मैनेज कर पाए। असल में उनके ट्रेडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का असर भी ये था कि डिसीजन मेकिंग में डाइवर्सिटी आ गई। अलग अलग लोग अलग तरीके से सोचते हैं और इस तरह रिस्क कम हो जाता है। स्लिपेज यानी प्राइस और एक्चुअल एग्जीक्यूशन के बीच का अंतर उनके लिए बड़ी समस्या नहीं थी। उन्होंने अपने सिस्टम्स में ट्रेडिंग कॉस्ट्स को सटीक तौर पर शामिल किया और खुद के ब्रोकर्स होने की वजह से कॉस्ट्स को काफी कम कर लिया। बड़ी पोजीशंस लेने पर यह सवाल आता है कि कैसे पता चले कि आप गलत हैं। डेनिस का नियम साफ है, अगर ट्रेड में 1 या 2 हफ्तों तक लॉस हो रहा है, तो ये संकेत है कि आप शायद गलत हैं। ऐसे समय पर जल्दी बाहर निकलना ही समझदारी है। साथ ही हर ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क पॉइंट तय करना जरूरी है। वर्स्ट केस सिनारियो का निर्धारण करके ही आप सुरक्षित रहते हैं। डेनिस ज्यादातर चीजें खुद सीख कर आए। उस समय ट्रेडिंग पर किताबें बहुत कम थीं, इसलिए उन्होंने एक्सपीरियंस से सीखना पसंद किया। नए ट्रेडर्स के लिए उनकी सलाह यह है कि रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर जैसी किताबें पढ़ी जाएं, क्योंकि ये पुराने समय का अनुभव बहुत अच्छे से पकड़ती हैं। दोस्तों, इस किताब के बारे में भी आपको जल्द ही एक वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए डेनिस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं।
डेनिस की मेन स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, मार्केट का ट्रेंड पकड़ो। ये बात जितनी आसान लगती है उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसी भी ट्रेड में एंट्री का तरीका चाहे जो भी हो, सबसे अहम यह है कि आप मेजर ट्रेंड के साथ जुड़ें। ट्रेंड की पहचान आसान है। डेनिस कहते हैं कि जब ट्रेंड डेवलप होता है तो आपको पता चल जाता है कि उसमें एंट्री करनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जल्दी करेंगे या तब तक वेट करेंगे जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो जाए। अलग अलग मार्केट्स में भी पैटर्न्स बहुत सिमिलर होते हैं। डेनिस के रिसर्च के अनुसार अगर कोई सिस्टम बॉन्ड्स और बीन्स दोनों पर काम नहीं करता तो उसकी कोई अहमियत नहीं। हालांकि स्टॉक मार्केट अलग है। स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स अक्सर रैंडम होते हैं। कमोडिटीज के विपरीत स्टॉक्स में सफिशिएंट ट्रेंड्स नहीं बन पाते, क्योंकि हर स्टॉक पर पर्याप्त फंडामेंटल जानकारी नहीं होती। यही कारण है कि कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेंड्स ज्यादा क्लियर और प्रॉफिटेबल होते हैं। रिचर्ड डेनिस कहते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बहुत सीमित होती है, केवल प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट तक। इसके विपरीत स्टॉक इंडेक्सेस में बहुत सारी टेक्निकल जानकारी मिलती है, जैसे एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो, सेंटिमेंट इंडिकेटर्स और अलग अलग स्टॉक्स के बीच कोरिलेशंस। लेकिन डेनिस का मानना है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नुकसान की वजह नहीं होती। असली समस्या ये है कि स्टॉक इंडेक्सेस की प्राइसेस इतनी रैंडम होती हैं कि उनमें क्लियर ट्रेंड्स बनते ही नहीं। इंडिविजुअल स्टॉक्स के इनपुट्स भी ज्यादातर रैंडम होते हैं, इसलिए साधारण ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स वहां उतना काम नहीं करते। लगातार लॉसेस की स्थिति में डेनिस क्या करते हैं? सबसे पहले पोजीशन कम कर देते हैं। अगर हालात बहुत खराब हों तो मार्केट से पूरी तरह बाहर आ जाते हैं। कभी कभी कुछ दिनों का ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, जैसे कोई पिचर पिच फेंकने से पहले थोड़ी देर रुकता है। डेनिस का मानना है कि मार्केट को समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ा पब्लिक मिसकंसेप्शन है। लोग टेक्निकल एनालिसिस को लेकर भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। उनका कहना है कि टेक्निकल फैक्टर्स फंडामेंटल्स जितने महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन सही तरीके से समझा जाए तो दोनों की अहमियत होती है। डेनिस बाहरी एनालिस्ट्स की राय ट्रेडिंग में इनपुट के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। उनके अनुसार अगर ट्रेडर्स ये नहीं समझते कि डिसीजन खुद लेना है तो वे इस प्रोग्राम के लिए उपयुक्त नहीं होते। दोस्तों, अक्टूबर 1987 रिचर्ड डेनिस के लिए ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल समय था। इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में शॉर्ट पोजीशंस ने उन्हें उनके सबसे बड़े लॉसेस में से एक दे दिया। उस दिन मार्केट उनके शॉर्ट कवरिंग स्तर से बहुत ऊपर गैप कर गया। जैसे कि उनकी 40-50 पॉइंट की उम्मीद थी, लेकिन मार्केट 240 पॉइंट ऊपर खुला। डेनिस को 190 पॉइंट्स की स्लिपेज झेलनी पड़ी, जो उस स्थिति में अनअवॉइडेबल थी। तो सवाल है, अगर मार्केट इतना असंतुलित हो तो क्या वे तुरंत पोजीशंस बंद कर देते? डेनिस का जवाब है बिल्कुल। जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना ही बचाव है। उनके अनुसार शार्प लॉसेस किसी फंडामेंटल बदलाव की वजह से नहीं होते, बल्कि फॉल्स ब्रेकआउट्स की बढ़ती टेंडेंसी से। और हां, डेनिस मानते हैं कि कंप्यूटराइज्ड ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग के बढ़ने से कई लोग एक ही डायरेक्शन में काम करने लगे हैं, जिससे फॉल्स ब्रेकआउट्स बढ़ गए। ये फंडामेंटल ट्रेडिंग के लिए एक अजीब संकेत भी है। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स काम करना बंद कर दें? डेनिस कहते हैं, जरूर। अच्छे सिस्टम्स बनाना आसान नहीं है और मुश्किल समय आएगा, लेकिन उनका तरीका है हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहो, समस्याओं को पहचानो और उन्हें अपने फायदे में बदलो। फॉल्स ब्रेकआउट्स के लिए उनका सोल्यूशन शॉर्ट टर्म नहीं है और ना ही इंटरमीडिएट टर्म में फंसना चाहिए। सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है मिड टर्म से बचना, जैसे प्लेग से। और जब हम बात करते हैं $100 मिलियन से ज्यादा फंड मैनेजमेंट और लगभग 50% लॉस की, साथ ही पर्सनल बड़े लॉसेस की, तो डेनिस इसे बहुत काम और इमोशनल डिस्टेंस के साथ बताते हैं। उनका नियम है, इमोशंस में उलझना पूरी तरह नुकसानदेह है। डिसीजंस जितना हो सके अनइमोशनल तरीके से लेने चाहिए। लेकिन कैसे? उनका तरीका है अपना पर्सपेक्टिव बनाए रखना। जिंदगी में ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत कुछ है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करना मिसलीडिंग हो सकता है। डेनिस भावनात्मक जाल से बचने में सफल रहे और अच्छे और बुरे समय में बैलेंस बनाए रखा। 20 साल ट्रेडिंग ने उन्हें यह सिखाया, या तो ये आपको पागल कर देती है या आप इसे सही पर्सपेक्टिव में रखना सीख जाते हैं। 20 साल ट्रेडिंग करने के बाद भी रिचर्ड डेनिस कहते हैं, आसान नहीं हो जाता। चीजें सही पर्सपेक्टिव से देखना आसान हो जाता है, लेकिन हर किसी की शॉक अब्जॉर्बर समय के साथ कमजोर हो जाती है। वे इसे ऐसे बताते हैं, ट्रेडर होना वैसा ही है जैसे बॉक्सर होना। मार्केट समय समय पर आपको जोरदार झटका देता है। 20 साल बाद भी आप थोड़े पंच ड्रंक रह जाते हैं। उनकी एडवाइस,
लॉस के समय काम रहना गोल्फ खेलने जैसा है। खराब शॉट के बाद क्लब फेंकने की बजाय अगले शॉट पर फोकस करें। और जब सवाल आता है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन या लॉन्ग टर्म डॉलर आउटलुक को ट्रेडिंग डिसीजंस में इस्तेमाल करना चाहिए, डेनिस कहते हैं, मैं अपने पास मेंटल पिक्चर्स रखता हूं लेकिन इन्हें ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करता। हर ट्रेड लगभग डाइस रोल जैसा होता है जिसे आप थोड़ा अपने फेवर में लोडेड मानते हैं। लंबी अवधि प्रिडिक्शन सही या गलत साबित हो सकती हैं, लेकिन किसी एक ट्रेड पर उनका असर बहुत कम होता है। भले ही डॉलर वीक हो, उनका कोर ट्रेडिंग पैटर्न नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक थॉट्स छोटे अपॉर्चुनिटीज मिस करने का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर डेनिस सोचते हैं कि डॉलर वीक होगा और उसी वजह से फॉरेन एक्सचेंज सिग्नल्स इग्नोर कर देते हैं, तो बड़ा प्रॉफिट छूट सकता है। 1988 के बीच में डेनिस के पर्सपेक्टिव से अगले 2 साल में मेन इकोनॉमिक ट्रेंड इन्फ्लेशन था। उनका कहना, रिसेशन से बचने के लिए सरकार ज्यादा खर्च करेगी, जिससे अंततः इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इस प्रोसेस में लॉस इग्नोर करना एक टाइम बॉम्ब जैसा है। उनका व्यू पॉइंट साफ है, इकोनॉमी कभी एक जैसी नहीं रहती और हमें प्रेजेंट स्टेबिलिटी पर ज्यादा संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नए ट्रेडर्स के लिए उनकी सबसे महत्वपूर्ण एडवाइस, स्मॉल ट्रेड्स करो, अपनी मिस्टेक से सीखो, डेली अप्स एंड डाउन से कंफ्यूज मत हो, देखें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, ना कि किसी सिंगल ट्रेड के रैंडम रिजल्ट पर। उनके आखिरी साल में इन्वेस्टर्स के लिए रिजल्ट्स, हर $1000 का इन्वेस्टमेंट फंड बंद होने तक $3833 बन गया, लगभग 25% एनुअल रिटर्न। और व्यक्तिगत तौर पर डेनिस ने लगभग 10% अपने खुद के पैसे खो दिए। डेनिस का मानना है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक है बड़े अपॉर्चुनिटीज को मिस करना। उनके अनुसार प्रॉफिट्स का 95% केवल उनके 5 ट्रेड से आया। इसलिए मार्केट पर रिजिड ओपिनियन रखना गलत है, क्योंकि इससे बड़े ट्रेंड्स मिस होना आसान हो जाता है। अंत में उनकी खास एडवाइस, जब आप ट्रेडिंग के बारे में सबसे कम सोचना चाहते हैं, यानी जब आप लॉस में होते हैं या जब प्रॉफिट कमाने का समय है, तब आपको सबसे ज्यादा ध्यान ट्रेडिंग पर देना चाहिए। ये उनकी सफलता का मुख्य कारण है। थैंक यू।